फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 से पाठ 3 है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है और इनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। देख सकते हैं पार्ट 3 है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण इनके लेखक हैं। तो पहले हम लोग कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से सीधे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ठीक है। आगे का प्रश्न आता है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1979 को। ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा सिताब दियारा, गांव है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। आगे का प्रश्न आता है, जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था? एक होता है ना पुकारू नाम बचपन का, तो देखिए उत्तर में हो जाएगा बचपन में बाउल। ये बात आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में भी प्रसिद्ध है। और जेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और लोकनायक के नाम से भी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। प्रश्न है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम है? उत्तर में हो जाएगा माता का नाम है फूल रानी तथा पिता का नाम है हर्षु दयाल। और ये बात भी आपको याद रखनी है, जिस वर्ड के अंदर में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा समझिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे का प्रश्न आता है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताएं और वह किनकी पुत्री थी? देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम हो गया प्रभावती देवी और प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है। प्रभावती देवी कौन थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे है, जयप्रकाश नारायण के शिक्षा के विषय में बताएं। तो ध्यान देंगे, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। ठीक है। असहयोग आंदोलन आ गया इनके पढ़ाई के दरमियान, इसलिए इनकी शिक्षा अधूरी रही और इनको छोड़नी पड़ी। ठीक है। और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका फिर चले गए। ओके। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए, क्योंकि भारत में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। फिर है, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। जब वो अमेरिका गए थे तो पीएचडी नहीं कर पाए और वे अपने देश भारत चल आए। ठीक है। आगे है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक जीवन के विषय में बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1929 में कांग्रेस में शामिल और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। ध्यान देंगे, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो जेल गए, फिर जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। आगे है यहाँ पे, 1939 से 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ध्यान देंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे कि 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कौन जुड़ा था? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है। तो आपको जयप्रकाश नारायण सही करना है।
1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का गठन किनके मार्गदर्शन से हुआ? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख कृतियों के विषय में बताएं। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुआ। आगे है, जयप्रकाश नारायण जी को कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न मिला। अभ्यास प्रश्न यहाँ पे कुछ आता है पाठ के साथ। प्रश्न संख्या 1 है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण अन्य लोगों की तुलना में अलग विचार रखते थे। आंदोलन के नेतृत्व के लिए आवश्यक निर्णय के लिए वे अपने सहयोगी, समर्थकों और अन्य लोगों की राय को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वे निर्णय स्वतंत्र रूप से स्वविवेक से लेना चाहते थे, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाहते थे। ठीक है, वे कहते थे कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा और मेरे पास जो समय होगा उनसे बहस करूँगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूँगा, लेकिन संघर्ष समितियों का फैसला मेरा होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा, कारण वे आंदोलन की सफलता के लिए नेतृत्वकर्ता के फैसले को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे, वे निर्णय के अधिकार विहीन नेतृत्व को निरर्थक मानते हैं, क्योंकि इसके अभाव में क्रांति की सफलता गंभीर होने का खतरा बना रहता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 आता है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो कहने को तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से देंगे ताकि एग्जाम में अच्छा अंक आ सके। तो हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 में वे पटना कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी थे। ध्यान देंगे कहाँ थे? तो पटना कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी थे, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इसी बीच उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास प्रयोगशाला में कुछ करने और सीखने के लिए दिया गया। आगे यहाँ पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने सिर्फ इसलिए अपना नामांकन नहीं कराया कि उसे सरकारी अनुदान मिलता था। अंत में उन्होंने बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। ध्यान देंगे, जेपी जो थे अंत में बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास किए और बचपन में सत्यदेव के भाषण से प्रभावित। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बचपन में सत्यदेव के भाषण से प्रभावित जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। ठीक है, और ये लाइन आपको याद रखनी है। एक सामान्य परिवार के होने के कारण अपनी ज़रूरतों के लिए वे वहाँ बागानों, कारखानों और उन कारखानों में भी काम किया जहाँ जानवरों को मारा जाता था। कई बार फुर्सत के समय वे रेस्तरां और होटलों में न केवल वेटर का काम किया बल्कि वहाँ बर्तनों को भी धोया। कहाँ? तो अमेरिका में। इससे वे इतना कमा लेते कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में महीने भर खा पी लेते थे। ठीक है, अब आगे है, कई सालों तक एक ही रजाई में साथी विद्यार्थियों के साथ सोकर पढ़ते थे। कौन? तो जेपी। ठीक है, जब वे बीए पास किए या कर लिए उसके बाद स्कॉलरशिप मिलने और असिस्टेंट हो जाने के बाद वे ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे तो उनकी थोड़ी मुश्किलें कम हो गई। ठीक है, इस अवधि के दौरान हमें अमेरिका प्रवास के समय उनका संघर्ष और लगन सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो आप लोग भी इस तरह से आंसर लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि
कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथों में होता है। ठीक है, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व नहीं कर रही थी। प्रश्न संख्या 4 आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। देखिए, जो प्रसंग होता है, जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर है, सभी में से कोई प्रसंग आपको 4 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में देखना है और इसका व्याख्या करने का भी रहता है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो देखिए, इसका सब प्रसंग व्याख्या हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बातें कहते हैं। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी, ध्यान देंगे ये दीक्षित जी को, ठीक है, दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप, आपकी हिम्मत है कि पटना आने से लोगों को रोक ले आप। ठीक है, रोक लें आप, यानी कि पुलिस अधिकारियों के बारे में जयप्रकाश नारायण यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। ओके, अब देखिए ख है यहाँ पे, इसमें भी आपको व्याख्या करना है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित पाठ संपूर्ण क्रांति से ली गई है। ये इंट्रो देना बहुत ही जरूरी है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने बताया कि उनके आंदोलन के समय कुछ मित्रों की इच्छा थी कि उनमें और इंदिरा गांधी में सुलह यानी कि मेल मिलाप हो जाए। इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि उनका किसी के साथ कोई व्यक्तिगत झगड़ा या मनमुटाव नहीं है, वे तो बस सरकार की गलत नीति और गलत सिद्धांतों का सैद्धांतिक आधार पर विरोध कर रहे हैं और उनका यह विरोध जारी रहेगा। गलत करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, वे विरोध करेंगे। प्रश्न संख्या 5 आता है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। इसका उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश ने अपने भाषण में नेहरू और बापू की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि वे कभी कभी बापू की बातों से सहमत नहीं होने पर उनके सामने ही कह देते थे कि वे उनकी बातों को नहीं मानते। जेपी के असहमति वाली बातों को बापू कभी बुरा नहीं मानते थे। उनकी असहमति का बुरा मानने की जगह वे बाद में जेपी को बुलाकर प्रेम से समझाने का प्रयास करते। बापू की यही बात उनकी महानता को दर्शाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, नेहरू के संबंध में भी जयप्रकाश ने लगभग ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि नेहरू भी उन्हें बहुत मानते थे और वे भी उनका आदर करते, लेकिन किसी किसी मुद्दों पर वे उनकी आलोचना भी करते। लेकिन जवाहरलाल का यह बड़प्पन था कि जयप्रकाश की आलोचनाओं का उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीतियों से जयप्रकाश कभी सहमत नहीं थे। ठीक है,
इन्हीं कारणों से अक्सर वे नेहरू की आलोचना करते हैं, अर्थात जेपी और नेहरू में मतभेद विदेश नीतियों को लेकर था। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 6 आता है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकालता है। ठीक है, बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं निकलता है, बगैर रिश्वत दिए। ठीक है, जब तक जनता पैसा नहीं देती है, जब तक काम नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, यानी कि भ्रष्टाचार विद्यमान है। ठीक है, हाँ, हम जेपी से सहमत हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आता है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, दल विहीन लोकतंत्र वास्तव में सर्वोदय के विचार का मूल सिद्धांत है, जिसमें ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व स्थापित करना सर्वोत्तम माना गया है। मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों का उद्देश्य भी दल विहीन लोकतंत्र ही है। मार्क्स अथवा मार्क्सवाद की माने तो समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाज में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होती चलेगी। इस तरह बनने वाले समाज में न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सही व सच्चा स्वरूप भी प्रकट होगा, जो निश्चय ही एक दल विहीन लोकतंत्र होगा। प्रश्न संख्या 8 आता है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। उत्तर हो जाएगा, इसको हम बिंदु में आंसर दिए हैं। ठीक है, तो सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनावों में अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। ठीक है, आगे का यहाँ पे पॉइंट है, चुनावों में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते, उसके भावी कार्यक्रमों पर नज़र रखते का काम ये समितियां करेगी। ठीक है, आगे यहाँ पे, यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। आगे का एक पॉइंट है, इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं है, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। ठीक है, एक लास्ट है, तो इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। प्रश्न संख्या 9 आता है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे प्रभावी क्यों लगा। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास का भी जिक्र किया है। उनके भाषण का निम्नलिखित अंश मुझे सर्वाधिक प्रभावित करने वाला लगा, जो इस प्रकार है। उन्होंने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में बताया है, वे बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास करने के बाद बचपन में सत्यदेव के भाषण से प्रभावित हो, ध्यान देंगे किसके भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गए थे, तो सत्यदेव के भाषण से। ठीक है, वे आगे की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। एक सामान्य परिवार के होने के कारण अपनी ज़रूरतों के लिए वे वहाँ के बागानों, कारखानों और उन कारखानों में भी काम किया जहाँ जानवरों को मारा जाता था। ठीक है, कई बार फुर्सत के समय वे रेस्तरां और होटलों में न केवल वेटर का काम किया, बल्कि वहाँ बर्तनों को भी धोए। इससे वे इतना कमा लेते कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में महीने भर खा पी लेते थे।
कई सालों तक एक ही रजाई में साथी विद्यार्थियों के साथ सोकर पढ़ते थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे बीए पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलने और असिस्टेंट हो जाने के बाद ट्यूटोरियल क्लास मिलने से उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हुई। अमेरिका प्रवास के समय का उनका यह संघर्ष और लगन सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आता है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश नारायण के निम्नलिखित विचार अथवा सुझाव थे। देखिए, चुनाव पद्धतियों को बदल दिए जाने चाहिए और इस पर होने वाले खर्चों को कम करना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन आम मतदाताओं के द्वारा हो तथा प्रतिनिधियों के ऊपर मतदाताओं का अंकुश हो। ठीक है, आगे है, संघर्ष समिति ग्राम सभाओं के माध्यम से आम राय के आधार पर सही उम्मीदवार का चयन करें तथा चुनाव की प्रक्रिया साफ व स्वच्छ हो। चुनाव में खर्चे को कम किया जाना चाहिए। जेपी का यह विचार अथवा सुझाव स्वागत योग्य है। ठीक है, लेकिन सुझाव के अनुरूप प्रतिनिधियों का स्वच्छ अथवा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। अतः जयप्रकाश नारायण के उपयुक्त सुझावों से हम आंशिक तौर पर ही सहमत हैं, यानी कि पूरा सहमत नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आता है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? और यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे, जिस दिन दिनकर जी का निधन हुआ था उस दिन वे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका के घर मेहमान थे। रात के समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में अंदर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी थी और सभी डॉक्टर भी उपस्थित थे। इसके बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका, उनका निधन हो गया। दिनकर जी के निधन के दिन ही जेपी उनसे रामनाथ गोयनका के घर पर मिले थे। ओके, तो यहाँ पर इस अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। बात आते हैं आगे भाषा की बात। ठीक है, इस सभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसे भी आपको देखना है। प्रश्न संख्या 1 है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से अंग्रेजी के शब्दों को चुनें और उनका हिंदी पर्याय दें। उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी नाम हिंदी पर्याय इंडियन एक्सप्रेस मतलब अखबार का नाम हो गया, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, युद्ध मतलब युवा वर्ग, यहाँ पर है डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा लोकतंत्र, यहाँ पर है लेबोरेटरी, इसका हिंदी हो जाएगा प्रयोगशाला, यहाँ पर है डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब हो जाएगा बताना, असिस्टेंट सहायक, नॉन गजटेड गैर राजपत्रित, डाइवर्सन रुकावट, अंडरग्राउंड भूमिगत, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, रेस्तरां यानी कि होटल, डिपार्टमेंट विभाग, आईएससी यानी कि अंतर माध्यमिक विज्ञान प्रवेश विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पे है आगे रेस्क्यू असिस्टेंट, ये थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। रेस्क्यू असिस्टेंट मतलब सहायक राजस्व अधिकारी। प्रश्न संख्या 2 आता है, नीचे लिखे वाक्यों से सर्वनाम चुनें और बताएं कि वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत हैं। क है, पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है, इसमें हो जाएगा उत्तर में मैंने आपसे वह, ये सब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ख में है यहाँ पे, मैं टालता रहा लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो उत्तर में हो जाएगा मुझे, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ग है यहाँ पे, मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था, यहाँ पे मेरा उनका ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। घ में है यहाँ पे, तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, तो मेरी उन्होंने हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आता है, निम्नलिखित में से विशेषण बनाएं। तो यहाँ पे महत्ता का हो जाएगा महत्वपूर्ण, गरीबी का हो जाएगा गरीब, स्नेह का स्नेही, प्रेम का प्रेमी, शक्ति का शक्तिशाली, कानून का कानूनी, गांव का ग्रामीण।
प्रश्न संख्या 4 आता है, निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय चुने। क यहाँ पे, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। उत्तर हो जाएगा लेकिन और। ठीक है। खम है यहाँ पे, मैं टालता रहा लेकिन अंत में वेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, तो इसमें लेकिन हो जाएगा। ग है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उत्तर हो जाएगा कितने। ठीक है। घ है यहाँ पे, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, तो इसमें और हो जाएगा। अड़ा है यहाँ पे, अभी हाल में जब मैं बेलौर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उत्तर में हो जाएगा तो और। तो इसमें क्या करना था, तो इसमें अव्यय चुनना था, तो अव्यय चुनना था, वो हो गया। अब आइए एक लास्ट है, प्रश्न संख्या 5। संपूर्ण भाषण में अनेक स्थानों पर वाक्य संरचना टूटी हुई है क्योंकि यह लिखित भाषण नहीं है, स्वतः स्फूर्त ऐसा भाषण है जिसमें बोलना और सोचना एक साथ होता है। ऐसे वाक्य चुनें और उन्हें व्यवस्थित करें। यानी कि कुछ भाषण जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो बोला गया है वो सही ढंग से बोला नहीं गया है, तो उसको सही ढंग से कैसे बोला जा सकता था वो आपको लिखना है। तो वाक्य एक है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, तो व्यवस्थित वाक्य हो जाएगा यहाँ पे, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ठीक है। सेकेंड वाक्य है, रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने 3 मिनट में। ठीक है। तो इसका व्यवस्थित वाक्य हो जाएगा, रात को दिल का दौरा पड़ा, गोयनका जी ने उनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, वाक्य 3 है, विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। व्यवस्थित वाक्य हो जाएगा, शायद उसे विलिंगडन नर्सिंग होम कहते हैं। चौथा है वाक्य है यहाँ पे, असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता, तो व्यवस्थित वाक्य हो जाएगा, असहयोग करने के बाद मेरा जीवन करीब 1.5 वर्ष यूं ही बीता। ठीक है। पांचवा है व्यवस्थित वाक्य, आपको बनाना है वाक्य, कितनी गालियाँ मुझे दी गई। व्यवस्थित में हो जाएगा, मुझे कितनी गालियाँ दी गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो शब्द निधि आता है। ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, शब्द दिया हुआ रहेगा और 4 गो, और आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है। यहाँ पे ABCD करके रहेगा, इसलिए आपको ये शब्द देखना चाहिए। शब्द निधि सभी प्रश्न के अंत में रहता है, सभी चैप्टर के अंत में रहता है, इसको भी आपको एक नज़र देख लेना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत ढांचा। ठीक है। सेकेंड में है हृदयग्राही का मतलब होता है हृदय को आकर्षित प्रभावित करने वाला। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। ठीक है। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र, अपने मन मुताबिक चलने वाला। ओके। आगे है यहाँ पे उच्च श्रृंखल का मतलब होता है नियम या कायदा तोड़ने वाला या फिर असंयत। यहाँ पर है बुजुर्वा क्लास। बुजुर्वा क्लास का मतलब होता है पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।